नमस्ते। मैं अरुण गोडबोले और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरुण गोडबोले। आयकर कानून की इनकम एक्ट की हम जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ये आज 5वां एपिसोड है। पहले 4 एपिसोड करने के बाद में 4A जो एपिसोड था वो आपके जो कुछ सवाल आए थे उनका जवाब देने के लिए या शायद कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैंने इस्तेमाल किया था उसका। और इस श्रृंखला में ये सीधी तरह से देखा तो ये 5वां एपिसोड है। आज हम देखेंगे कि पहले इनकम टैक्स देने की जिम्मेवारी किसके ऊपर रहती है। उसको हम इनकम टैक्स एक्ट में कहते हैं स्टेटस, यानी आदमी की हैसियत से। जैसे कि हम जानते हैं कि आदमी, आप किसी के बेटा होते हैं, किसी के पिता होते हैं, या आप कोई पार्टनरशिप हो तो उसके पार्टनर होते हैं। अगर कोई कंपनी है तो आप कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं। तो ये इनकम टैक्स एक्ट में वो जो कैटेगरीज बना है उसको स्टेटस कहते हैं। और वो स्टेटस इस प्रकार से है। पहला स्टेटस है इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति। जो भी व्यक्ति कमाता है उसको टैक्स देना पड़ता है। दूसरी स्टेटस जो है वो HUF कहते हैं उसको, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अविभक्त हिंदू कुटुंब। ये अलग सा लीगल स्टेटस है जो हर हिंदू व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। जो भी उसकी पुश्तैनी जायदाद उसके पास आती है और उसके ऊपर वो जो इनकम कमाता है वो उसके HUF का इनकम रहता है। यानी कि वो ही इज नॉट द इंडिविजुअली ओनर ऑफ दैट होल इनकम, इट बिलोंग्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, HUF। और वो जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन आगे शायद हम उसकी जानकारी और डिटेल से लेंगे। तीसरी स्टेटस आती है पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा आके कोई बिजनेस चलाते हैं तो जो वो उसके लिए वो जो कानूनी उसके लिए प्रावधान है वो है पार्टनरशिप फर्म। आपको फर्म रजिस्टर करनी पड़ती है रजिस्टर ऑफ फर्म्स के पास में, और उसके ऊपर भी टैक्स अलग सा लगता है। वो जो पार्टनर्स है उनके हिस्से में जो उसका प्रॉफिट आता है उस पर तो टैक्स नहीं लगता। उसके भी प्रावधान अलग अलग है, वो भी हम आगे देखेंगे। तीसरी स्टेटस है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी या कोई कानूनी दस्तावेज के बिना चलता हुआ इकट्ठा करने वाले लोग धंधा में होंगे, उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी कहते हैं या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी कहते हैं। और फिर स्टेटस होती है कंपनी, यानी पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी नया प्रावधान आया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, वो भी पार्टनरशिप की तरह ही टैक्स हो जाती है। और जो भी अभी पब्लिक ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट है, वो भी अलग से टैक्स हो जाते हैं, वो भी AOP में आ जाते हैं। किंतु जो भी ट्रस्ट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से है उनके ऊपर कोई छूट दी जाती है उनके इनकम में, और उसके लिए भी अलग से प्रावधान आयकर कानून में बनाए हुए हैं। तो यह हर स्टेटस का असेसमेंट अलग अलग होता है। उसको अपने सालाना आयु का रिटर्न दाखिल करना पड़ता है और उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। और इसलिए उसके हर एक के लिए कानून में प्रावधान किया है कि उसका इनकम कैसे कंप्यूट किया जाए, उसका इनकम की मौजदात कैसी की जाए, उसके लिए कानून में पूरा प्रावधान बनाया हुआ है। जैसे कि इंडिविजुअल के लिए आजकल में, क्योंकि ये कानून है जो टैक्स स्लैब बोलते हैं उसको, वो भी हर साल बदल जाते हैं देश की आर्थिक स्थिति देखकर या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो उसको बढ़ावा देने के लिए। तो अभी इंडिविजुअल है उसको, उसके लिए 2.5 लाख की मर्यादा है। टैक्सेबल इनकम, उसका जो करपात्र इनकम है वो 2.5 लाख तो हो कि अंदर हो तो उसको टैक्स नहीं बैठता। अभी टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट किया है उसके लिए अलग से नियम है, वो हम देखेंगे आगे। और पार्टनरशिप को है, रजिस्टर पार्टनरशिप को 10,000 के आगे टैक्स लगता है। कंपनी को फ्रॉम द फर्स्ट 1 रुपी टैक्स लगता है पूरे इनकम पे, उसको कोई डिडक्शन नहीं होती। HUF को भी 2.5 लाख से आगे टैक्स लग जाता है। तो ऐसे हर एक स्टेटस के लिए अलग अलग सा प्रावधान रहता है, वो बदलता भी रहता है। जैसे अभी इंडिविजुअल के लिए, व्यक्ति के लिए अभी 2.5 लाख है। एक ज़माना था जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की 1963 में, तो हर व्यक्ति के लिए जो अगर उसमें 4 कैटेगरीज थी। आपको ये जान के भी हंसी आ जाएगी। अगर वो व्यक्ति अनमेरिड है तो उसको खाली 1800 रुपये के ऊपर टैक्स लगता था, 1800 के ऊपर। अगर मैरिड है तो 3000 तक उसको टैक्स नहीं लगता था।
मैरिड विथ वन चाइल्ड है तो उसके ऊपर 3300 रुपये पर टैक्स नहीं लगता था, और मैरिड विथ टू डिपेंडेंट्स है चिल्ड्रेन तो उसमें 3600 रुपये तक टैक्स फ्री इनकम का स्लैब था। अभी जैसे जैसे महंगाई बढ़ते गई वो स्लैब भी बढ़ता गया। अभी आज के तारीख में जो भी व्यक्ति है, हर एक को, या अनमेरिड हो, मैरिड हो, बच्चे कितने भी हो, तो उसके लिए 2.5 लाख का प्रावधान है। 2,50,000 तक उसको टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, यानी जो 60 साल उसने पूरे किए हैं लेकिन 80 के नीचे है, बिटवीन द एज ऑफ 60 एंड 80, तो उसके लिए 3.5 लाख की मर्यादा है, 3 लाख की, माफ़ करना। और अगर वो व्यक्ति अगर जो 80 साल के ऊपर है, यानी वेरी सीनियर पर्सन, तो उसके लिए 8 लाख की मर्यादा, 5 लाख की मर्यादा है। यानी उसको 5 लाख तक टैक्सेबल इनकम हुआ तो भी कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए अलग अलग से प्रावधान है, वो हम आगे जान लेंगे, लेकिन ये स्थूल रूप से ऐसी उसकी जानकारी आपके पास है। और टैक्स की जो गिनती की जाती है उसको कहते हैं, जिस साल के लिए टैक्स लगाते हैं उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। यानी आज समझो हम अगस्त 2021 में है, तो अभी जो पिछला साल बीत गया, फाइनेंशियल 2020 टू 2021, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, वो फाइनेंशियल 2020-2021 होता है। उसको कानूनी असेसमेंट ईयर बोलते हैं, 2021-2022, और जो फाइनेंशियल उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यानी पहले एक ज़माना था जहाँ इनकम टैक्स के अंदर हर व्यक्ति को अपना अपना अकाउंटिंग ईयर अलग रखने की अनुमति थी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी बिजनेस क्लास है वो शायद दिवाली को बही पूजन का बही खाता पूजन करते हैं और दिवाली से उनका चार्ज शुरू होता था। कोई लोग थे जो कैलेंडर ईयर फॉलो करते थे, तो उनके लिए उस वक्त में एक प्रावधान था कि उसके पहले जो ईयर ख़त्म हुआ है उनका, समझो अभी आज के ज़माने में, आज की तारीख में 31 मार्च 2021 के पहले जो भी उनका ईयर ख़त्म हुआ होगा, शायद 31 दिसंबर 2020 को होगा या दिवाली 2020 को होगा, तो वो प्रीवियस ईयर पकड़ा जाता था असेसमेंट 2021-22 के लिए। लेकिन बाद में 1997 के फिर ये प्रावधान किया कि हर एक आदमी के लिए एक ही फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर रहेगा जो फाइनेंशियल ईयर है। तो अभी हम आज की बात करें तो अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है जिसका रिटर्न हमको दाखिल करना है, वो है प्रीवियस ईयर 2020 टू 2021, यानी असेसमेंट 2021-22। तो ये बात है, और ऐसा हर साल आपको रहना टैक्स देना पड़ता है जिसका इनकम टैक्सेबल लिमिट के ऊपर हो। इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रचना है वो ज़्यादा आपको जानकारी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल तो अभी फेसलेस रिटर्न्स है, ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अभी असेसमेंट भी आपकी फेसलेस होगी। लेकिन एक तरफ से आपको शायद जानकारी के लिए बता दूं कि पहले था हर ज़िले में, मोस्टली इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, अगर मेट्रोपॉलिटन से तो उसमें बहुत सारे अलग अलग से ज़िले में एक इनकम टैक्स ऑफिसर होता था और उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर होता था, उसके ऊपर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता था जो 5-6 जिले का कारोबार देखता था, और इनकम टैक्स ऑफिसर के नीचे एक इंस्पेक्टर और 2-3 क्लार्क्स रहते थे, एक प्यून भी रहता था। और एक जिले का जो साइज़ है, जो टैक्सपेयर्स की संख्या है, जितना रेवेन्यू है, एक्टिविटी जितनी टैक्सेबल है, उसके हिसाब से कोई जिले में 4 ITO, 5 ITO, कभी 2 ITO ऐसे भी रहते थे। लेकिन बाद में ये बेसिक तो स्ट्रक्चर वैसा ही कायम रह गया, लेकिन बाद में जो भी नया कानून में संशोधन होते रहे तो उसमें थोड़ा सा बदल आ गया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही है। इनकम टैक्स ऑफिस के ऊपर जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो भी है, बीच में एक और लेयर बनाया गया, उसको कहते हैं जॉइंट कमिश्नर, उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर, उसके ऊपर जॉइंट कमिश्नर, फिर कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर, उसके ऊपर चीफ कमिश्नर, और ऐसे सारे चीफ कमिश्नर को कंट्रोल करने के जो सेंट्रल बॉडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो हाईएस्ट बॉडी है उसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस में चेयरमैन रहते हैं,
और उनके साथ में 4-5 सदस्य रहते, मेंबर्स कहते हैं उनको। और फिर अलग जो डिपार्टमेंट का कामकाज है उसके अलग डायरेक्टरेट बने रहते हैं, उसमें डायरेक्टर रहते हैं, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन है, डायरेक्टर अलग से होते हैं। तो ऐसा ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आपकी जो रिटर्न फाइल करना है अभी आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, आपका जो जुरिडिक्शन वाला आईटी, क्योंकि हर इनकम टैक्स ऑफिसर की कोई जुरिडिक्शन या सीमा तय की जाती है। अभी समझो कि सातारा जिले का इनकम टैक्स ऑफिसर, उसकी सीमा है सातारा जिला। तो सातारा जिला के आदमी में उसमें भी अगर 4 आईटी हो तो हर एक जिले के लिए, हर एक आईटीओ के लिए कुछ कुछ तालुका प्लेसेस, तालुकाज है वो अटैच किए जाते हैं। तो आपका जुरिडिक्शन आईटीओ उसको बोलते हैं। आप किसके न्याय कक्षा में आ जाते हैं। और आपको रिटर्न फाइल करते वक्त वो भी ऑनलाइन अगर फाइल करें तो भी वो जुडिशियल आईटीओ का डिसिग्नेशन देना पड़ता है। और बाद में अगर आपने उसमें कोई बाद में डिसीजन आ गया आईटीओ का, आपका इनकम उसने कुछ बढ़ा दिया, तो आप अपील कर सकते हैं। उसके ऊपर अभी कमिश्नर ऑफ इनकम अपील से अगर आपको उनका निर्णय पसंद नहीं आया तो आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। और ट्राइब्यूनल में भी अगर आपको ट्राइब्यूनल में आपको रिलीफ नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ऐसा है बेसिक स्ट्रक्चर इनकम टैक्स का है। आम आदमी के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शायद जिनको मालूमात तो कम से हो इसलिए हमने ये बताया। और हर साल का जो बजट आता है मोस्टली इन लास्ट डे ऑफ फरवरी, उसमें उस साल के लिए असेसमेंट ईयर के लिए और अगले असेसमेंट के लिए क्या क्या इनकम टैक्स के रेट्स रहेंगे ये तय किए जाते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आज हम इसी पे रुक जाएंगे और कल आगे जो भी इनकम टैक्स के सोर्सेस कहते हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम, आपका इनकम कौन से खाने में बैठता है, उसका जो विषय है उसके ऊपर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।